फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये मूवी एमसीयू की पूरी सीरीज़ की पहली कहानी है। इसका मेन कैरेक्टर टोनी स्टार्क है, जिसने आयरन मैन का किरदार निभाया। चलिए तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है कि अफगानिस्तान के एक एरिया में एक गाड़ी में टोनी स्टार्क कुछ आर्मी के लोगों के साथ जा रहा होता है। सब लोग बहुत घबराए हुए होते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क अपनी बातों से माहौल ठीक करने की कोशिश करता है। अभी थोड़ा माहौल ठीक हुआ ही होता है कि उनकी गाड़ी पर अटैक हो जाता है। सब लोग जो गाड़ी में मौजूद थे मारे जाते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क अपने आप को बचा लेता है किसी तरह गाड़ी से निकलकर। वो जब अपना फोन निकाल कर किसी को फोन करने लगता है तो उसके पास स्टार्क इंडस्ट्री की मिनी मिसाइल आकर गिरती है। टोनी के भागने से पहले ही वो मिसाइल वहां फट जाती है और उसमें टोनी बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो वो कुछ लोगों के कब्जे में खुद को पाता है। अब नेक्स्ट सीन में स्टोरी जाती है 36 घंटे पीछे, जिसमें टोनी एक कंपनी में एक अवार्ड जीतता है, लेकिन टोनी वो अवार्ड रिसीव करने नहीं आता, बल्कि टोनी की जगह पर ओबिडाइन स्टार्क ये अवार्ड लेने आता है। ओबिडाइन पहले टोनी के फादर हॉवर्ड स्टार्क के साथ काम करता था। उनकी डेथ के बाद अब टोनी के साथ काम कर रहा है। फिर टोनी को दिखाया जाता है जो कि इस अवार्ड शो में होने के बजाय एक कैसीनो में खेल रहा होता है। रोडी जो कि कर्नल है और टोनी का दोस्त भी है, वो ट्रॉफी लेकर टोनी के पास आता है। टोनी में इतना एटीट्यूड होता है कि वो पास खड़े आर्टिस्ट को वो ट्रॉफी देकर कहता है कि उसके घर में ट्रॉफी रखने की जगह नहीं है। जब टोनी कैसीनो से बाहर जाता है तो एक रिपोर्टर क्रिस्टीना टोनी से स्टार कंपनी के बारे में कुछ सवाल पूछती है। वो कहती है कि लोग टोनी को मौत का सौदागर कहते हैं क्योंकि आप इतने खतरनाक हथियार बनाते हैं जिससे पूरी कंट्री तबाह हो जाए। इस पर टोनी कहता है कि अगर हम हथियार ना बनाए तो लोग हमें ही मार डालें। जिस दिन दुनिया में हर तरफ अमन अमान कायम हो जाएगा उस दिन वो हथियार बनाना छोड़ देंगे। फिर टोनी उस रिपोर्टर को अपने घर ले जाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। अगली सुबह जब क्रिस्टीन उठती है तो वहाँ टोनी की असिस्टेंट पेपर को देखती है। असिस्टेंट उसे यहाँ से जाने का कहती है। फिर पेपर टोनी के पास आती है और उसे याद दिलाती है कि उसे आज अफगानिस्तान जाना है। टोनी अफगानिस्तान आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां टोनी बेहोश होता है और उसके साथ बैटरीज कनेक्ट होती हैं। जब वो होश में आता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके साथ बैटरीज क्यों अटैच हैं। वहां उसको अपने पास एक आदमी नजर आता है, जिससे वो पूछता है तो वो बताता है कि जब बम ब्लास्ट हुआ तो उस मिसाइल के कुछ पीसेस तुम्हारी बॉडी में चले गए और अब हम उन पीसेस को तुम्हारे दिल में जाने से रोक रहे हैं। उसके लिए हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेस यूज किया है, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप करके रखा है और तभी वहां पर उन टेररिस्ट का लीडर आता है रजा। वो टोनी को कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ किडनैप क्यों किया है। मुझे तुम्हारा बनाया गया मिसाइल बहुत पसंद आया है। जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा कर रखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ। जैसे ही तुम मुझे मिसाइल बनाकर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर टोनी कहता है कि ये तुम्हारी भूल है कि मैं ऐसा करूंगा। टोनी के साथ खड़ा आदमी उसे मना करता है कि इनकार मत करो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है यहाँ तुम्हारे साथी इवन कि तुम्हारी आर्मी भी नहीं ढूंढ सकती तुम्हें। अब ये आदमी था कौन? असल में ये आदमी भी हथियार बनाया करता था टोनी के साथ, और इस आदमी को भी यही लोग यहाँ लेकर आए थे। अब वो आदमी और टोनी ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। हालांकि ये इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन वो फिर भी कोशिश करना चाहते थे। वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। इस पर टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं है, बस एक असिस्टेंट है और एक ड्राइवर। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम एक ऐसा ड्रेस बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होगा, ताकि जब हम यहाँ से बाहर निकलें और ये हमें शूट करें तो हम पर कोई असर ना हो। फिर वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फेस है उसको बस वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ कनेक्ट की थी। अब उसे ढूंढना होगा ताकि उसे यूजफुल बनाकर हम यहाँ से बाहर जा सकें। लेकिन उसके सूट के लिए उनको बहुत हाई पावर बैटरी चाहिए थी जो कि सुपर रन भी कर सकती। अब लीडर को यही लगता है कि वो मिसाइल बना रहे हैं। वो उनको मटेरियल भी देता रहता है क्योंकि वो नहीं जानता होता कि मिसाइल बनाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए। लेकिन जल्द ही वो सूट तैयार हो जाता है तो उसकी खबर उस आदमी को भी हो जाती है जो कि लीडर है, यानी कि रजा। वो उस आदमी को बहुत इंजर्ड कर देता है जो कि टोनी के साथ मिलकर वो सूट बना रहा था। टोनी अपना वो सूट पहनता है और सारा सिस्टम डाउनलोड करता है, उसमें पावर भी लाता है और वहां मौजूद सब लोगों को मारने लगता है और उस केव से बाहर आ जाता है। टोनी वहां से बाहर निकलकर सारे हथियारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो उसी ड्रेस में एक रॉकेट लॉन्चर से फ्लाई कर जाता है। अब वो गिरता है एक डेजर्ट में जाकर, जहां उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और वापस उसी जगह ले आती है जहां वो लोग रहा करते थे।
वहाँ टोनी के फ्रेंड के फादर भी होते हैं, जिनके साथ मिलकर टोनी ने वेपन कंपनी खोली थी। टोनी उससे मिलता है और कहता है कि मैं मीडिया के सामने लाइव आना चाहता हूँ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि टोनी मीडिया में सबसे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया था और उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं उनको भी हथियार बना कर दूं। मैंने सोचा है कि मेरे हथियार इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और वो लोग भी मेरे हथियारों को हासिल करके जंग करना चाहते हैं, तो मैं ये सब नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ और मैंने कंपनी बंद ना भी की तो मैं ऐसे हथियार बनाना बंद कर दूंगा। फिर टोनी के फ्रेंड के फादर उसके साथ आकर खड़े होते हैं और सबको कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचाकर आया है और ये अपनी सेंसेस में नहीं है, ये अभी उदास भी है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टोनी वहां से चला जाता है। वो आदमी भी टोनी के पीछे आकर कहता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम अफगानिस्तान से कैसे बच के निकले और उन लोगों ने क्यों किडनैप किया था। तो टोनी सारी बात बता देता है और साथ ही ये बताता है कि मैंने एक आयरन सूट बनाया है कि जिसकी मदद से मैं वहां से बाहर निकला। और टोनी कहता है कि क्या तुम भी देखना चाहोगे। तो वो आदमी कहता है हाँ क्यों नहीं। इस पर टोनी अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपनी चेस्ट पर दिखाता है, यानी उस आयरन सूट का कुछ हिस्सा। तो वो आदमी ये चीज देखकर कहता है कि वाह, ये तो लाजवाब है और हमें इस पर और काम करना चाहिए और इसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। इससे हमें बहुत प्रोग्रेस मिल सकती है और हम बहुत अमीर हो सकते हैं। लेकिन टोनी नहीं मानता और फिर टोनी जाता है अपनी सेक्रेटरी पेपर के पास और उससे कहता है कि मेरी चेस्ट पर जो टूल लगा है, यानी कि आर्क रिएक्टर, मैंने उससे ज्यादा एडवांस आर्क रिएक्टर बना लिया है, प्लीज इस टूल को उसके साथ चेंज कर दो। टोनी से पूछती है पेपर कि ये टूल क्या वर्क करता है। इस पर टोनी बताता है कि मेरे बॉडी में कुछ मेटल पीसेज हैं, ये उनको मेरे दिल तक जाने से रोकता है और मेरी बॉडी में और ज्यादा पावर और एनर्जी पैदा करता है। फिर टोनी रोडी के पास जाता है और कहता है कि वो अब एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि यूएस आर्मी के लिए नहीं बल्कि उसके खुद के लिए है। रोडी बात को हंसी में टाल देता है और वहां से चला जाता है। टोनी लैब में आकर अफगानिस्तान में बनाए गए सूट पर काम करने लगता है। टोनी उस सूट को सीक्रेट रखता है और उस सूट का नाम टोनी आर्मर 2 रखता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में टेररिस्ट को टोनी का वो सूट मिल जाता है जिसकी हेल्प से टोनी वहां से भाग निकला था। लैब में टोनी अपने सूट के लिए काम कर रहा होता है कि उसके असिस्टेंट उसके लिए कुछ पीने को लाती है और उसके उस फर्स्ट टूल को जो उसकी बॉडी से निकाला था उसे गिफ्ट करके वहां रख जाती है, यानी कि वही आर्क रिएक्टर जो कि टोनी ने उसे फेंकने का कहा था। वहां टोनी से मिलने ओबिडा स्टेन आता है। टोनी ने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, इवन कि अपने असिस्टेंट को भी नहीं। ओबिडाइन के पूछने पर भी टोनी उसे कुछ नहीं बताता इस प्रोजेक्ट के बारे में। ओबिडाइन टोनी को कहता है कि कंपनी टोनी को कंपनी बोर्ड से बाहर निकालना चाहती है क्योंकि टोनी के एक गलत फैसले से कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स गिर गए हैं। लेकिन टोनी कहता है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन में टोनी अपना आयरन सूट तैयार कर लेता है और फिर उस सूट के जरिए उड़ने की प्रैक्टिस करता है। सारे शहर का चक्कर लगाने के बाद सूट की कैपेसिटी को जानने के लिए टोनी आसमान पर जाने लगता है। एक लिमिट तक पहुंचने के बाद सूट पर बर्फ जमने लगती है जिससे सूट उड़ना बंद कर देता है और नीचे की तरफ आता है। नीचे गिरते गिरते बर्फ टूटने लगती है। बर्फ फटने से सूट फिर से उड़ने लगता है जिससे टोनी बच जाता है और उसकी जान बच जाती है। टोनी इस नए प्रोजेक्ट से बहुत खुश होता है। टोनी उसमें जारविस को भी इंस्टॉल करता है। अपनी पहली उड़ान के बाद टोनी अपने सूट को अप टू ग्रेड करता है जिसका नाम वो आर्मर 3 रखता है। इसमें टोनी अपने सूट में टाइटेनियम और गोल्ड का भी यूज करता है ताकि उस पर बर्फ ना जमे। इस सूट पर रेड और येलो कलर कर दिया जाता है। टोनी को न्यूज से पता चलता है कि स्टार कंपनी की 3rd एंड फाइनल एनिवर्सरी चल रही है जिस पर टोनी को इनवाइट नहीं किया गया, इसलिए वहां टोनी बिन बुलाए ही चला जाता है। पार्टी में टोनी को शील्ड का एजेंट कॉल्सन मिलता है जो कि टोनी से मिलने के लिए टाइम मांगता है। टोनी को वहीं पेपर असिस्टेंट दिखाई देती है जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रही होती है। टोनी कॉल्सन से मिलने का कहकर अपने असिस्टेंट के पास चला जाता है। पेपर के साथ थोड़ा डांस और रोमांस करने के बाद टोनी अपने लिए ड्रिंक लेने जाता है तो उसे वहां वही रिपोर्टर क्रिस्टीन मिलती है जो उसे कुछ फोटो दिखाती है जो कि गुलमोरा गांव की होती हैं जिसमें टेररिस्ट के पास स्टार्क इंडस्ट्री के हथियार होते हैं। टोनी कहता है कि ये पुरानी फोटोज हैं क्योंकि उसने कंपनी बंद कर दी है। क्रिस्टीन कहती है कि ये फोटोज उसने कल ही क्लिक की हैं। टोनी इस बारे में ओबिडा स्टेन से बात करता है लेकिन ओबिडा स्टेन ठीक से जवाब नहीं देता जिस पर टोनी को गुस्सा आ जाता है। जिस पर टोनी अपना सूट आर्मर 3 को पहनकर पहुंच जाता है गुलमोरा। वहां जाकर टोनी सारे हथियारों को तबाह कर देता है और कुछ टेररिस्ट को मार भी देता है। इतना कुछ करने के बाद जब टोनी वापस आने लगता है तो अमेरिकी एयरफोर्स के 2 प्लेन टोनी पर हमला कर देते हैं। हालांकि टोनी इन्फॉर्म करता है रोडी को कि सूट के अंदर वो खुद है, लेकिन फिर भी एक जहाज क्रैश हो जाता है और उसके पायलट का पैराशूट नहीं खुल रहा होता तो टोनी उस पायलट की हेल्प करता है और पैराशूट खुल जाता है। मीडिया के सामने इस सारे वाकये को एज अ ट्रेनिंग एक हादसा बता दिया जाता है। उधर ओबिडा स्टेन उन टेररिस्ट के लीडर रजा से मिलने जाता है जिसने टोनी स्टार्क को किडनैप करवाया था।
यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली ओबिडास स्टेन ने ही इंटेलिजेंस से टोनी को किडनैप करवाया था और टोनी को मरवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन लोगों ने ओबिडास स्टेन को ही धोखा दे दिया। फिर वो लीडर रजा ओबिडास स्टेन को वो सूट दिखाता है जिसकी मदद से टोनी वहाँ से भाग निकला था। फिर रजा ओबिडास स्टेन को एक डील ऑफर करता है, वो ये कि रजा ओबिडास स्टेन को सूट देगा और उसके बदले ओबिडास स्टेन उसे बहुत सारे सूट बनाकर देगा। ओबिडास स्टेन के पास एक डिवाइस होता है जिसे ऑन करते ही इंसान की नसों में कुछ टाइम के लिए खून बहना बंद हो जाता है। इस डिवाइस की मदद से ओबिडास स्टेन बगैर किसी सौदे के ही वहाँ से सूट ले आता है। उधर टोनी अपने असिस्टेंट पेपर को कहता है कि ऑफिस जाकर उन सब कस्टमर्स की लिस्ट लेकर आओ जिनको हाल ही में हथियार बेचे गए हैं। जब पेपर वहाँ रिकॉर्ड लेने जाती है तो ऑफिस जाकर उसे पता चलता है कि टोनी पर हमले में ओबिडास स्टेन का ही हाथ है और ओबिडास स्टेन आयरन सूट जैसा ही एक सूट बना रहा है जो कि आयरन सूट से काफी बड़ा है। वहाँ ओबिडास स्टेन आ जाता है। पेपर किसी तरह सारा डाटा कॉपी करके वहाँ से निकल जाती है। ओबिडास स्टेन को पेपर की इस हरकत पर शक होता है। जब वो देखता है कि कुछ फाइल्स को कॉपी किया गया है तो ओबिडाइन पेपर का पीछा करता है। पेपर नीचे पहुंचती है तो वहाँ शील्ड का एजेंट कॉल्सन बैठा होता है जो कि टोनी स्टार्क के साथ मीटिंग का वेट कर रहा होता है, क्योंकि टोनी ने आज के दिन का कॉल्सन को टाइम दिया था जो कि टोनी को याद भी ना था। उसने तो बस पीछा छुड़वाने के लिए कॉल्सन को मीटिंग का टाइम दिया हुआ था। पेपर कॉल्सन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। ओबिडाइन के पास टाइम कम था। ओबिडाइन जो सूट बना रहा होता है उसका नाम आयरन मंगल सूट रखता है। वो अपने साइंटिस्ट के पास जाता है जो कि उस सूट को छोटा बनाने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन बना नहीं पाता, यानी कि आर्किटेक्टर को। ओबिडा को आयरन मैन को सूट को पावर देने के लिए आर्किटेक्टर चाहिए होता है, इसलिए वो टोनी के घर जाता है और टोनी को पैरालाइज कर देता है और टोनी का आर्किटेक्टर निकाल लेता है। उधर पेपर रोडी को कॉल करके सब बता देती है। रोडी टोनी के घर की तरफ जाता है और खुद पेपर एजेंट कॉल्सन के साथ फैक्ट्री चली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि टोनी का आर्किटेक्टर सिर्फ टोनी के सूट को पावर देने के लिए नहीं बना था बल्कि मिसाइल के छुरों को दिल से दूर करने के लिए बना था। टोनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। टोनी किसी तरह अपनी लैब तक पहुंच जाता है लेकिन वहाँ भी होश होने लगता है। वहाँ टोनी का पहला रिपोर्ट टोनी को आर्किटेक्टर देता है जो कि पेपर ने पैक करके रखा था। फिर वहाँ रोडी आ जाता है। उसके आते ही टोनी आर्मर 3 सूट पहनकर ओबिडाइन की तरफ चला जाता है। उधर ओबिडास स्टेन आयरन मंगल सूट के अंदर आर्किटेक्टर को फिट कर देता है और पेपर और कॉल्सन के आने पर आयरन मंगल को तैयार कर देता है। पेपर बड़ी मुश्किल से वहां से निकलती है। जैसे ही ओबिडा पेपर को मारने लगता है टोनी वहां पर आ जाता है। दोनों में फाइट होने लगती है। आयरन मंगल आर्म 3 सूट पर भारी पड़ने लगता है, इसलिए टोनी ओबिडा को ऊपर आसमान पर ले जाता है। ऊपर जाने पर आयरन मंगल पर बर्फ जमने लगती है, पर आर्मर 3 पर बर्फ नहीं जमती क्योंकि टोनी ने उसे अपग्रेड कर लिया था। इस ट्रिक का भी ज्यादा देर तक असर नहीं रहता क्योंकि ओबिडा स्टेन ने भी सूट के अंदर बहुत अपग्रेड्स किए थे। तब टोनी पेपर को कहता है कि बिल्डिंग में जो बड़ा आर्किटेक्टर लगा हुआ है उसके सारे सर्किट ओपन कर दे। पेपर ऐसा ही करती है और जैसे ही आर्किटेक्टर को पेपर ऑन करती है तो उसमें बहुत ज्यादा बिजली निकलने लगती है। इतनी बिजली आयरन मंगल सूट सह नहीं पाता और ओबिडा स्टेन भी इतनी बिजली से वहीं मर जाता है। टोनी को भी इस बिजली से एक बड़ा झटका लगता है लेकिन वो सरवाइव कर जाता है। इस सारी फाइट को कॉल्सन एक हादसे का रूप देकर एक झूठी स्टोरी टोनी को लिख कर देता है ताकि टोनी मीडिया के सामने ये स्टोरी बता सके। पर टोनी वो झूठी स्टोरी बताने के बजाय प्रेस को बता देता है कि वही आयरन मैन है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।